दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2026 को लेकर फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वीडियो में इस भर्ती के संदर्भ में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं और वो भी आसान भाषा में। एक एक पॉइंट को बिल्कुल ईजी भाषा में समझने वाले हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 7 पार्ट के थ्रू हम इस जानकारी को जानने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी गलती, भाई फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रिफरेंस में वो गलती मत करना। मैं आपको खुद कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एनटीपीसी जो 2024 वाला फॉर्म है वो पोस्ट प्रिफरेंस में मैंने गलती कर दी थी, जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट अभी 2026 में आया है, मेरे नंबर ज़्यादा होते हुए भी लेवल 6 की पोस्ट मेरे हाथ से चली गई, यानी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक सोचिए ना, एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी पोस्ट मेरे हाथ से निकल गई। और मैं नहीं चाहता कि वो गलती आप दोबारा से दोहराओ। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने वो गलती एक्सपीरियंस की है और वो बिल्कुल आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे पहले पार्ट में ये भर्ती क्या है, कितनी पोस्ट है, सैलरी कितनी रहने वाली है। बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। तीसरे पार्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसके बाद में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, आवेदन कैसे करना है, फीस वगैरह, आरक्षण या एज रिलैक्सेशन कितना होने वाला है, और इसके अलावा किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कहाँ से अप्लाई करना है। और आपको पता होगा कि जैसे आईटीआई में अलग अलग ट्रेड होते हैं, तो किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में इतनी वैकेंसी है, इस जोन में इतनी वैकेंसी है, इस कैटेगरी में आप आराम से देख सकते हो। पूरी की पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपसे यूट्यूब पे देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद पूरी की पूरी जानकारी, और वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले बता दूं, ये इंडियन रेलवे के द्वारा निकाली गई भर्ती है टेक्नीशियन के पदों पे। अब टेक्नीशियन क्या होता है? जो कि रेलवे के इंजन से संबंधित काम कर सकता है, या बिजली से संबंधित, या सिग्नल से संबंधित, या ट्रैक मशीन के रूप में काम, मतलब मशीन को सुधारने से संबंधित काम कर सकता है। एसी कोच वर्कशॉप के रूप में काम कर सकता है। इनकी मरम्मत या रख रखाव ये काम होता है इनका। और भी कुछ छोटे मोटे काम होते हैं जो कि आप यूँ कह सकते हैं कि टेक्निकल संबंधित काम होता है। यहाँ पे कितनी पोस्ट है? तो देखो 2 पोस्ट है, एक तो ग्रेड फर्स्ट की है और एक ग्रेड थर्ड की है। ये थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है, यानी कि लेवल 5 आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे लेवल कितना आता है? 2 आता है। इसमें 323 पोस्ट है, जबकि यहाँ पे 6234 पोस्ट है। दोनों को मिलाकर कितनी है? 6500 के आसपास टोटल पोस्ट निकली है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, अब अंतर क्या है? तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो ग्रेड फर्स्ट वाली है ना, ये थोड़ी सी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे अधिक तकनीकी आपको ज्ञान होना चाहिए, इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। जबकि ये जो ग्रेड थर्ड है ना, ये आपकी क्या है, थोड़ी सी कम, आप यूँ कह सकते हैं थोड़ी सी नीची पोस्ट है। ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट मतलब पोस्ट इसी की ज़्यादा आती है। इसमें अधिकतर आईटीआई वाले छात्र हैं ना, वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कई अलग अलग ट्रेड आते हैं, जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे फिटर का है या पेंटर का है, अलग अलग हम अभी बात करेंगे। जैसे ये आप देख सकते हो, इसमें अलग अलग ट्रेड कौन से हैं? फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, कारपेंटर है, मशीनिस्ट है, पेंटर है, ट्रैक मशीन है, डीजल मैकेनिकल है। ये बहुत सारे अलग अलग ट्रेड है। ये बहुत से कम भी नहीं करते, 25-24 के आसपास क्या है, ट्रेड है। और जिससे भी मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है, अब वो सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए? सेंटर का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए? वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड ये फिटर वाला, इसमें सबसे ज़्यादा पद है। और भी मैं बता दूंगा कि जो अन्य जितने, जैसे एक तो ये हो गया फिटर में, तो मैंने बता दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा पद है, 1109 पद है भाई। 6500 भर्ती निकली है। कितनी? 6500 के आसपास भर्ती निकली है। अब 6500 की निकली है, तो इसमें से 1100 पद तो सिर्फ एंड सिर्फ फिटर के हैं। फिटर जो ट्रेड है ना उसके। अब जो दूसरे ट्रेड बच गए उसका कैसे हम जानेंगे? उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी हम और जानकारी देखते हैं। देखो एक तो ये जो अलग अलग फिटर में, एक यहाँ पे है ना, एक मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में ये रहा, इसमें अलग से बाद में आएगा। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है ट्रेड में, प्रोडक्शन यूनिट का, जिसे पीयू कहते हैं। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब आपको काम करना पड़ता है रेल कोच बनाने के लिए, इंजन के पार्ट्स बनाना भी पड़ सकता है, या नए उपकरण तैयार करने पड़ सकते हैं। मतलब ये आपको काम करने पड़ सकते हैं। इसमें एक डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, इसी में होता है, ये आपको काम करने पड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा वर्कशॉप का मतलब होता है, यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ सकती है? सर्विसिंग या मरम्मत, पार्ट बदलना, ओवर हीलिंग का काम यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है। ये मैं पहले बता रहा हूँ। सैलरी कितनी मिलती है? तो देखो ग्रेड फर्स्ट में तो आपकी लेवल 5 की है, जिसमें बेसिक सैलरी होती है 29,200 रुपये। जबकि ग्रेड थर्ड में लेवल 2 की है और बेसिक रहती है 19,900 रुपये। ये तो आपकी सैलरी रह गई। अब यहाँ पे आपको इन हैंड कितना मिलता है? इन हैंड का मतलब आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, मतलब कुछ जैसे भत्ते वगैरह मिलते हैं। तो इसको मिलाकर ये ग्रेड फर्स्ट की तो लगभग वेकेंट जो आपकी सैलरी हो जाती है वो 42,000 से लेकर 50,000 के बीच में। ये डिपेंड करता है आपका मतलब सिटी कौन सी है, वो डिपेंड करता है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करूँ तो इसमें आपको 30,000 से लेकर 36,000 के आसपास, 40 तक भी पहुँच सकती है। इसके आसपास आपको इन हैंड यानी अपने हाथ में आती है। ये कहने को तो कोई लोग ज़्यादा भी कहेंगे, लेकिन लगभग कैंडिडेट को यही मिलती है सैलरी। एज लिमिट की बात करूँ तो ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 33 वर्ष है, अधिकतम 33 वर्ष है।
और जो ग्रेड थर्ड है वो 18 से 30 साल वाला बंदा कर सकता है। इसमें जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पे कई को डाउट है कि यार एज में छूट कितनी मिलेगी, वो देख लीजिए। इसमें एक तो जनरल और ईडब्ल्यूएस जो ग्रेड थर्ड वाले हैं ना, उनको तो कोई मतलब छूट नहीं मिलेगी। वो तो अधिकतम कितनी है, 30 साल है, यानी 30 साल से कम वाले बंदे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर है, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर, वो बंदे 3 साल की छूट मिली है। यानी कि अगर उनकी आयु 33 साल है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, अधिकतम 33 साल वाले ओबीसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी की बात करूँ तो उनको 5 साल की छूट मिली है, यानी वो 35 साल वाले, अधिकतम उनकी क्या रहेगी, 35 साल वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो पीडब्ल्यूबीडी है, दिव्यांग, जनरल वाले अधिकतम 40 साल वाले बंदे, ओबीसी वाले दिव्यांग की बात कर रहा हूँ मैं 43 साल वाले, और एससी एसटी दिव्यांग 45 साल वाले अधिकतम उनकी एज है, ठीक है। यानी कि अगर कोई लूला लंगड़ा है, उसकी एज अधिकतम 45 साल है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप लालच मत कीजिएगा, भगवान करे ऐसी आपको अवस्था ना दे कि मैं दिव्यांग हो जाऊं, ऐसा मत कीजिएगा। आप मेहनत ज़्यादा कीजिएगा, आपका इसी एज में हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की बात करता हूं तो यहाँ पे ऐसा होगा, देखो जैसे सपोज करो आप एक्स सर्विसमैन हो, आपकी उम्र कितनी है, 35 साल है, ठीक है। आप मतलब भारतीय सेना में आपने सपोज करो 8 साल नौकरी की, तो अब रेलवे क्या करेगी कि पहले तो आपकी जो करंट एज है ना, उसमें से ये आपकी जितनी मतलब आपने भारतीय सेना में जितनी सेवा की है ना, वो घटाएगी, तो कितना बचेगा, 27 साल। अब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 3 साल मतलब छूट मिलेगी। तो छूट मिलेगी का मतलब है अधिकतम एक्स सर्विस में रहना जनरल कैटेगरी वाला 30 साल का अप्लाई कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, मतलब कि आपकी जो करंट एज है उसमें से आपने कितनी सर्विस की है वो माइनस करेगी। उसके बाद में जनरल कैटेगरी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 6 साल की छूट मिली है। कितनी, 6 साल की छूट मिली है। अभी भी नहीं समझ में आया, बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई ओबीसी का बंदा है, उसकी उम्र है 40 साल वर्तमान में, उसने 10 साल सेवा कर दी, ठीक है। तो उसको 10 घटा दो, कितना बचा, 30। और 30 के बाद में उसको 6 साल की छूट मिल गई, यानी 36 साल वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो। एससी एसटी वाला को 8 साल का लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 साल का लाभ मिलेगा। यानी कि आप ऐसा मानो कि आपकी एज 40 साल है, आपने 8 साल 10 साल अपने नौकरी की, तो 10 घटा दो, कितना बचा, 30। 30 में 8 जोड़ दो, यानी अधिकतम 38 साल वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। रेलवे कर्मचारी जो कि मतलब ग्रुप सी है या ग्रुप डी में है, तो एक बात है, उसको तभी छूट मिलेगी जब उसने कम से कम 3 साल नौकरी की है। अगर 3 साल से कम नौकरी कर रहे हैं बंदा, उसको छूट नहीं मिलेगी भाई। उसमें छूट मैंने ये बता दी कितनी मिलेगी, जनरल ईडब्ल्यूएस को 40 साल तक, ओबीसी 43 साल तक, एससी एसटी वाला 45 साल तक क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, 30 जून से लेकर 29 जुलाई है। मैं एक बात बता देता हूँ कि इसकी 29 जुलाई है। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ जैसे रिजल्ट आना बाकी है, आप 12th का मान सकते हो या आईटीआई का मान सकते हो, तो भाई जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए ना, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये हकीकत है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये फॉर्म डेट है ना, ये बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि यहीं पे रहेगी, बढ़ सकती है, चांसेस अगर आपकी किस्मत सही रही तो बढ़ सकती है। फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 31 जुलाई रहने वाली है। कितनी रहेगी, 31 जुलाई रहेगी। जबकि अगर आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ डाउट है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, हर चीज़ करेक्ट नहीं होती है भाई, ना ना ना, इसमें क्या चीज़ करेक्ट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, फॉर्म किस पोस्ट के लिए भरना है, कईयों के डाउट होता है, क्या एक ही फॉर्म से सब पोस्ट भर सकते हैं। देखो, इसमें 2 लेवल की पोस्ट है, अगर आप दोनों लेवल की पोस्ट के लिए योग्य हो तो 2 अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। अब सपोज करो कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लेवल 2 वाली पोस्ट है, इसमें कई ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, कारपेंटर है, और भी बहुत ज़्यादा है। अगर इनमें से जितने भी अगर आपके पास क्या है, अलग अलग ट्रेड के सर्टिफिकेट है ना, आप हर ट्रेड के मतलब सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर्म तो एक ही लगाना पड़ेगा, लेकिन जितने भी सर्टिफिकेट है उतने आप पोस्ट प्रेफरेंस लगा सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि भाई जितने सर्टिफिकेट है, हर सर्टिफिकेट का आप पोस्ट प्रेफरेंस लगा देना। अगर देखो, आपने अगर आईटीआई सिर्फ फिटर के लिए की है, तो आप फिटर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, किस में, फिटर में भी है, इलेक्ट्रिशियन में भी है, वेल्डर में भी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो पहले चाहिए उसको लगा दो, उसके बाद ये भी भर दो, उसके बाद ये भी भर दो। फॉर्म एक ही भरना है, फीस एक का ही लगेगा, लेवल 2 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भर देना। अगर आपके पास यही है सिर्फ सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आप योग्य नहीं हो, नहीं भर सकते हैं। एक एस&टी वाले है ना, ये अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास वाले। लेकिन 12वीं में सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, पीसीएम, सॉरी, एक तो आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है ना, पीसीएम होना चाहिए। मैथ से अगर आपने 12th पास किया है तो आप एस&टी क्या है, ये सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको एक ही लगाना पड़ेगा, सिर्फ आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। मैंने एनटीपीसी में क्या कर दिया था, गलती क्या कर दी कि उसमें अलग अलग पोस्ट थी, ठीक है। एक आपकी मतलब ट्रेन क्लर्क की थी, या ट्रेड गुड्स गार्ड, एक ये अलग अलग पोस्ट थी, मेरे को याद नहीं है, इसमें अलग अलग पोस्ट थी। तो मैंने क्या किया कि 2 पोस्ट तो छोड़ दी थी,
अप्लाई ही नहीं किया। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई नहीं किया, एक और थी जूनियर क्लर्क की, उसके लिए अप्लाई नहीं किया। और क्या हुआ कि जैसे मैं अप्लाई नहीं किया, वहाँ पे कट ऑफ कम चली गई, जहाँ पे मेरे मतलब नंबर बढ़िया थे मेरे। तो जहाँ से मैंने अप्लाई किया, वहाँ से तो क्या हुआ, कट ऑफ ज़्यादा चली गई। और मैंने जहाँ से छोड़ दिया, मैं अप्लाई कर सकता था वहाँ से, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, मेरी किस्मत ख़राब रही, या मेरी गलती आप मान सकते हो, जिससे क्या रह गया, मैं रह गया, मतलब लेवल 6 की पोस्ट मेरे हाथ से निकल गई। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, या आप क्या कर सकते हो, अपनी मतलब अलग अलग फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। लेवल 2 के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरीजिएगा, सीधी सी बात एक है। इसमें जितने भी आपके पास ट्रेड में सर्टिफिकेट है ना, बस पोस्ट प्रिफरेंस लगानी पड़ेगी आपको। जैसे आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। हाँ, आपकी जो ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा आपकी जो मतलब होगी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो क्वालिफिकेशन अलग अलग ट्रेड के हिसाब से है। आपके पद पोस्ट की बात करूँ तो पद आपके बढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। मतलब कम तो रेलवे कम ही करता है, ऐसा नहीं है। रेलवे में कम ही चांसेस होते हैं कि आपके पोस्ट कम हो जाए, बढ़ ही भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा लिख रखा है। अब यहाँ पे पार्ट 1 का सीधा सा मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। इसमें इतनी तो पद है टोटल। ग्रेड फर्स्ट के लिए 323 है, ग्रेड थर्ड के लिए 6234 पोस्ट है। इसमें बेसिक सैलरी ग्रेड फर्स्ट के लिए 29,200 रुपये है, ग्रेड थर्ड के लिए 19,900 रुपये है। आवेदन 30 जून से 29 जुलाई के बीच में कर सकते हो। एज लिमिट की बात करूँ तो ग्रेड फर्स्ट के लिए 18 से 33 है, और ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 30 साल है। यह आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखो भाई, अगर ग्रेड फर्स्ट की बात करूँ मैं, तो आपने अगर बीएससी किया है किस में, या तो फिजिक्स में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, ध्यान से समझ लेना यहाँ पे, या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। मतलब कि ये सारे, देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर इन फील्ड में आपने बीएससी किया है किसी में एक में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपने सपोज करो बीएससी नहीं किया, लेकिन ये जितने भी आपको फील्ड दिख रहे हैं ना, ये फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें अगर किसी में से भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब सपोज करो कि आपके पास ये भी नहीं है, तो फिर आपके पास एक और मौका है। कौन सा? अगर आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी एक क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात है सीधी सी। मतलब ग्रेड फर्स्ट में आईटीआई वाले छात्र या 12वीं पास वाले, 10वीं वाले अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ एंड सिर्फ या तो बीएससी होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग का मतलब डिग्री, या 3 साल का डिप्लोमा। किस क्षेत्र में? ये सारे के सारे मैंने बता दिए क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। इन क्षेत्रों में या तो बीएससी होनी चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इनमें से एक होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। देखो इसमें क्या होना चाहिए। इसमें एक तो जो मैंने बताया था ना, कि एक तो पोस्ट अलग थी, एक तो थी सिग्नल और S&T की थी, उसका तो अलग से बताऊंगा मैं एक बार। पहले आप जान लीजिए जो अलग अलग ट्रेड वाली थी ना, उनका देख लीजिए। इसमें आपको 10वीं पास प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। अब किस संस्था से होना चाहिए? एक तो होता है एनसीवीटी। एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये संस्था है सेंट्रल लेवल की। एक स्टेट लेवल की भी होती है SCVT। तो अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, अब किसी के पास सेंट्रल संस्था का होता है, किसी के पास स्टेट की संस्था का होता है, ठीक है ना। तो अगर चाहे दोनों मान्य है, किसी का भी हो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंटर का भी हो सकता है या राज्य का हो सकता है, किसी एक का होना चाहिए, ठीक है। दोनों का तो और बढ़िया बात है। या फिर आपके पास CCAA यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। कभी आपने देखा होगा कि अप्रेंटिस की रेलवे में भर्ती आती है, या कोई संस्था से आपने मतलब कि सर्टिफिकेट प्राप्त किया है किसका? अप्रेंटिस का। अभी मैं आपको बता देता हूँ अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है, यदि आपने रेलवे या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रशिक्षण पूरी की है, और उसका प्रमाण पत्र मिला है, तो आपको CCAA कहा जाएगा, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, अप्रेंटिस तभी किया जाता है जब आपके पास आईटीआई की डिग्री हो, है ना। तो इसका मतलब है कि आप इस अप्रेंटिस वाले को छोड़ दो, ये है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज आईटीआई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सीधी सी बात एक है। लेकिन 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए, सिर्फ 10वीं पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें देखो मैंने बता दिया कि अलग अलग ट्रेड है, 24 प्रकार की ट्रेड है। इसमें ट्रैक मशीन है, ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज की है, कैरेज एंड वैगन है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल TRS है, इलेक्ट्रिकल GS है। ये GS क्या होते हैं मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल TRD है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। EMU है, फिटर OL है। इसके अलावा ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग है। S&T, ये देखो भाई, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जिसके सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ हो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। प्लस वो भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास 10वीं प्लस ITI का सर्टिफिकेट है इस ट्रेड में, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वेल्डर OL, क्रेन ड्राइवर, कारपेंटर वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल PU एंड WS। मैंने बताया था ना, WS का मतलब वर्कशॉप होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन यूनिट।
यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल में आईटीआई किया है, किस में? प्रोडक्शन यूनिट में, यानी कि रेलवे से संबंधित कोई भी आपको प्रोडक्शन यूनिट में लगाया जा सकता है। जैसे कि कोच की फैक्ट्री में कोच बनाना या और अन्य चीज़ बनाना, वर्कशॉप यानी मरम्मत का काम करवा सकते हैं। फिटर पीओ एंड डब्ल्यूएस यानी प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, मैकेनिस्ट वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप, मिल राइट्स, इसके अलावा पेंटर वर्कशॉप, ट्रिमर है, वेल्डर है, ये सारे के सारे ट्रेड है। इसमें से किसी में भी आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है ना, किसी में एक में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सभी में है आपके पास तो आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। यहाँ पे एस एंड टी का मतलब था सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जबकि टीआरएस का मतलब था इलेक्ट्रिकल लोको यानी कि ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। ईएमयू का रख रखाव, ईएमयू क्या होता है? यहाँ पे ईएमयू का मतलब होता है लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेन का रख रखाव आपको करना पड़ सकता है। और जीएस का मतलब होता है आपको सामान्य विद्युत व्यवस्था का रख रखाव करना पड़ सकता है। टीआरडी का मतलब ये होता है बिजली सप्लाई आपको देख रेख करनी पड़ सकती है कि बिजली इस मतलब डिब्बे में आई कि नहीं आई, वो काम करना पड़ सकता है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। वर्कशॉप का तो मैंने बता दिया कि मरम्मत वगैरह करनी पड़ सकती है। ओएल का मतलब ओपन लाइन यानी चलती ट्रेनों में रख रखाव। आपने देखा होगा जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो देखना, अगर कहीं किसी भी मतलब डिब्बे में अगर कुछ खराब हो जाए बिजली से संबंधित जैसे पंखा वगैरह, तो आप तुरंत मतलब वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर होता है, आप वहाँ पे कुछ कॉल कर सकते हो तो कोई आएगा। और वो कौन आएगा? वो इसी भर्ती के थ्रू जो सिलेक्ट होता है वो आता है और उसको क्या करता है? मरम्मत करता है चलती ट्रेन में, तो उससे बोलते हैं ओएल। ठीक है, ये चीज़ है। मैंने बताया था ना कि ग्रेड थर्ड में जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन है, दो तरीके से आवेदन कर सकता है। या तो आपके पास 10वीं प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई किस में होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए? या तो वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या इलेक्ट्रीशियन में, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सीसीडब्ल्यू का। और दूसरा तरीका है, अगर आपने 12वीं पास की है फिजिक्स मैथ के साथ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर अभी रिजल्ट नहीं आया किसका? आईटीआई का, 12th का, डिप्लोमा का, बीएससी का, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। मतलब है कि आपके पास ये रिजल्ट आने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मानिए मैंने बता दिया। आईटीआई का सर्टिफिकेट है ना, ये चाहे सेंटर की संस्था हो या स्टेट की संस्था हो, दोनों क्या कर सकते हैं? आप आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं पास वाले किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक पॉइंट सीधे सीधे तरीके से बता देता हूँ। देखो, जो ग्रेड फर्स्ट की थी ना, उसमें तो अगर आपने बीएससी, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है किस किस क्षेत्र से, वो मैंने ऊपर बता दिया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड थर्ड वाली पोस्ट में अधिकांश पोस्ट है ना, उसमें 10वीं प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक से अधिक ट्रेड में है तो आपको फॉर्म तो एक ही लगाना पड़ेगा, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस लगा सकते हो उसकी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप एक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये जो है ना सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आईटीआई होना चाहिए। किस में? मैंने ऊपर बता दिया। या अगर आपके पास 12वीं मतलब पास किया आपने फिजिक्स मैथ के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं वाले मतलब जो 10वीं पास की है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे सिग्नल और जो टेलीकम्युनिकेशन है ना, उनको क्या काम करना पड़ सकता है? जो रेलवे में सिग्नल वगैरह है या रेलवे का संचार जैसे कि सिस्टम, जैसे केबल, इंटरकॉम, कंट्रोल सिस्टम आदि की मरम्मत वगैरह रख रखाव करना पड़ सकता है। अब मेडिकल समझो। देखो मेडिकल क्या होता है, आपको अगर मेडिकल आप पास नहीं करते हो तो आपको निकाला जा सकता है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें मेडिकल के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। जैसे A3 है, B1 है, B2 है, C1 है। यहाँ पे सबसे कठिन होता है A3 और सबसे आसान कौन सा होता है? C1 होता है सबसे आसान। ठीक है, A3 मेडिकल क्या होता है? ये सबसे सख्त मेडिकल है। इसमें आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मतलब छोटी मोटी खरोंच खारोंच है तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। शरीर मतलब आप समझ सकते हो। और आंखों की रोशनी, ये देखो भाई बढ़िया है, ये आंखों की रोशनी है ना, ये आपकी होनी चाहिए अच्छी। कलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन है ना वो भी नहीं होना चाहिए। ये सीधी सी बात है कि बाइनोकुलर विजन का मतलब दोनों आंखों का साथ में सही काम करना होना चाहिए। ये A3 किसके लिए है? तो ये ट्रैक मशीन है ना, ट्रैक मशीन, उसके लिए, इस ट्रेड के लिए A3 मेडिकल होना चाहिए आपका। अगर आपने लेजिक सर्जरी करवाई है, लेसिक वाली, है ना, तो भाई आपका मतलब कि आप योग्य नहीं हो A3 वाली मेडिकल पोस्ट के लिए। अगर आपने सर्जरी कराई हुई है ना तो उसके लिए आप क्या है, आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इस मतलब A3 जिसका भी A3 मेडिकल है ना, सर्जरी में साफ साफ मना कर रखा है। अब B1 मेडिकल की बात करूँ तो ये सामान्य स्टैंडर्ड का है, इतना कोई हाई फाई नहीं है। इसमें चश्मा भी चल सकता है आपका। और ये कलर विजन तो देखो नहीं होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है B1 में नहीं चलेगा। B1 की बात करूँ, ये जो B1 है ये इन पोस्ट के लिए है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए, फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, डीजल वेल्डर, रेफ्रिजरेटर, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ब्रिज के लिए ये पोस्ट है ना, ये B1 कैटेगरी वाली है। B2 ये थोड़ा सा B1 से आसान होता है, इसमें चश्मा चल जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो ऐसा है, वो तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। और ये किसके लिए है? तो ये भाई क्रेन ड्राइवर है ना, B2 किसके लिए है? क्रेन ड्राइवर के लिए है। C1 की बात करूँ तो ये तो भाई सबसे मैं कहता हूँ आसान मेडिकल है। इसमें तो कलर ब्लाइंडनेस, चश्मा वगैरह लगभग चल जाता है,
बस ऐसा ही कहने को एक नाम का मेडिकल है, सीधी सी बात ये है। किस किस पोस्ट के लिए है ये आपको दिख रहा होगा, देख लेना वीडियो को बंद एक जगह पॉज करके, ठीक है ना। कारपेंटर वगैरह ये आप देख सकते हो। अगर आप मेडिकल में फेल हो गए और आपने मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, ऊपर फिटर की वर्दी, वेल्डर की वर्दी, अगर आप जैसे एक मेडिकल में फेल हो गए और इस मेडिकल में जैसे ऊपर वाली पोस्ट का मेडिकल था B1 का, इसका था C1 का, ये आसान होता है, ये आपने पास कर लिया, इसमें फेल हो गए तो आपको ये नीचे वाली पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक पोस्ट के मेडिकल में फेल हो गए तो आपको नीचे वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। बाकायदा आपके पास उसका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। मतलब जैसे अगर किसी अन्य ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। सीधी सी बात मैं पहले बता रहा हूँ। मेडिकल में क्या होता है यार, सीधी सी बात है, रेलवे वाले मेडिकल में ज़्यादातर तो आपकी जो आंखों की रोशनी है ना, वही देखी जाती है। मतलब मेन मुद्दा आंखों की रोशनी ही होती है, सीधी सी बात ये है। चश्मे वाले तो चश्मे वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। जैसे A3 वाले है तो उसमें चश्मा नहीं चलेगा भाई, B1 है B2 है उसमें चश्मा चल सकता है। मेडिकल अपील के बारे में तो हाँ, एक बार आप मेडिकल के लिए अपील कर सकते हो। मतलब सपोज करो आपको निकाल दिया जा गया, तो आप एक बार अपील कर सकते हो कि सर एक बार दोबारा से मेरा मतलब मेडिकल कीजिएगा, तो आप एक बार हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपील कर दी और फिर आप बाहर हो गए तो फिर आपको मतलब कि अपील आप दोबारा से नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। एक बार दोबारा से मोटे तौर पर बता देता हूँ। A3 सबसे कठिन होता है, B1 थोड़ा सा कम कठिन, B2 की बात करूँ तो B1 से थोड़ा आसान होता है, C1 सबसे आसान मेडिकल होता है। और जो लेजिक सर्जरी वाले हैं वो अप्लाई मतलब A3 वाली पोस्ट के लिए योग्य नहीं है, सीधी सी बात है। मेडिकल आपको पास करना ही होगा नौकरी पाने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरण में होने वाला है। पहला आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसके बढ़िया नंबर होगा। उसका बाद में क्या होगा, उसका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इसका जो मतलब CBT एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये 2 अलग अलग पेपर होंगे। लेवल 2 वाला अलग होगा, लेवल 5 वाला अलग होगा। दोनों का सिलेबस भी अलग है। जैसे ग्रेड 3 की बात करूँ मैं लेवल 2 वाली की, तो उसमें टाइम मिलेगा 90 मिनट। टोटल पर्सन आएंगे 100 और 100 नंबर के ही होंगे, यानी कि प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। 1/3 का मतलब है अगर आपने 3 पर्सन गलत कर दिए तो 1 नंबर जाएगा, यानी एक क्वेश्चन को भी ले जाएगा, ठीक है। कि इसमें सब्जेक्ट की बात करूँ, ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैथमेटिक्स से 25%, 25 अंक के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कितने 25% आएंगे। जनरल साइंस के 40% आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10% आएंगे। टोटल 100 हो गए ना। अरे मैथ के 25, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 40 और जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 10%। इसमें करंट अफेयर भी आ सकता है भाई। मेरे हिसाब से देखो 10% है तो आप करंट अफेयर में टाइम ज़्यादा खर्च ना करो। जो मतलब 6 महीने का है, 1 साल का है, पूरा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको। वैसे मैं भी इस चैनल पे कराने वाला हूँ, आप अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो करा दूंगा पूरे 6 महीने का, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। इसमें देखो एक बात है कि ITI से संबंधित है ना, कोई भी मतलब पर्सन नहीं आएगा ना। ये जो साइंस आएगी ना, जनरल साइंस, ये 10th लेवल की आएगी, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के एक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने ग्रेड 3 के लिए बताई है। अब ग्रेड 1 की बात करूँ तो उसमें भी 90 मिनट का समय, 100%, प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा। इसमें जीके के 10% आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 15, कंप्यूटर के 20, मैथमेटिक्स के 20 और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 35%। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो फेल होते हैं ना, वो इस सेक्शन में होते हैं, क्योंकि जीके 10%, रीजनिंग के 15, कंप्यूटर के 20, मैथमेटिक्स के 20। इसमें कौन कौन से पर्सन आएंगे वो जानना जरूरी है भाई। इसमें देखो आपके फिजिक्स से समझ आ सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के आ सकते हैं, इंजीनियरिंग के आ सकते हैं, मेजरमेंट के आ सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल आ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझ आ सकते हैं। सीधी सी बात है, ये जो सिग्नल फर्स्ट वाली है, ग्रेड फर्स्ट वाली है, ये इंजीनियरिंग है, BSc है। तो जो आपकी योग्यता है ना, उसके अनुसार ही आप मतलब क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी हाई लेवल के आ सकते हैं। अब आपका एग्जाम हो गया, मैंने बता दिया कि जैसे ग्रेड 3 है उसमें भी 100% आएंगे, ग्रेड फर्स्ट है उसमें भी 100% आएंगे, लेकिन सिलेबस दोनों का अलग अलग है। जब आपने CBT एग्जाम पास कर ली तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें 10वीं की मार्कशीट है, ITI का डिप्लोमा, BSc की मार्कशीट वगैरह, जाति प्रमाण पत्र है, EWS OBC प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है, फोटो है। ये है सीधी सी बात, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और वहीं पे आपका फिर मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल होगा। इसमें ना फिजिकल होगा, ना कोई स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट वगैरह नहीं होगा भाई, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। सिर्फ 3 ही प्रोसेस है, पहले आपकी एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा। और जो मेरिट बनेगी वो आपकी CBT एग्जाम, यानी जो परीक्षा होगी ना कंप्यूटर बेस्ड वाली, उसी के आधार पर उसके में जिसके ज़्यादा अंक होंगे वही नौकरी लग जाएगा। इसमें DV के लिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 में छात्रों को बुलाया जाएगा। यानी अगर 100 पोस्ट है ना तो 100 को ही बुलाया जाएगा। अन्य एग्जामों की तरह नहीं कि जैसे दिल्ली पुलिस में 6000 वैकेंसी है, तो सपोज करो कि उसमें फिजिकल के लिए 8 गुना स्टूडेंट को बुला लिया, फिर मतलब जो बाहर हो गए वो हो गए। ऐसा नहीं होगा। इसमें 1:1, जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब कई ऐसा भी कर रहे हैं, सोचेंगे कि यार वेटिंग लिस्ट पे आएगी क्या, कोई भरोसा नहीं भाई। रेलवे है ना, रेलवे मजा ले रही है, क्योंकि यार रेलवे देखो ना,
मतलब रेलवे के अगर मन में जैसे है कि मुझे जल्दी करवाना है तो काम जल्दी करवा सकती है। अदरवाइज़ एनटीपीसी वाली वैकेंसी देखो कब आई थी, 2024 में आई थी, और 2026 का लगभग हाफ बीत चुका है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आराम से चल रहा है। तो यही है भाई, रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, वेटिंग लिस्ट निकाल भी दे, नहीं भी निकाल दे। अगर आपका जैसे इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी मिलेगी, और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपकी एक रेगुलर नियुक्ति होगी, आपका चयन होगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और इसमें अगर आपने जैसे पहले मतलब आरआरबी पे अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको आधार कार्ड के थ्रू क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर पहले से बनाया हुआ है या रेलवे का कोई फॉर्म लगाया हुआ है तो आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ गलती हो गई, करेक्शन करना है, मैंने बता दिया कि आप करेक्शन कब से कब कर सकते हो, 1 से लेकर 10 अगस्त के बीच में करेक्शन कर सकते हो। फॉर्म में कुछ गलती हो जाए, क्या क्या गलती, जैसे मोबाइल नंबर है, कोई भी जोन अगर आपको अलग चुनना है, ईमेल आईडी है, अकाउंट क्रिएट करते समय कोई जानकारी आपने गलत भर दी तो सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए 250 रुपये यानी कि 250 रुपये फीस लगेगी। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि जो आवेदन करना है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये फीस। अगर आप एग्जाम में शामिल होते हो तो 400 रुपये मेरे हिसाब से वापस आ जाएगी, फीस रिफंड हो जाएगी। जबकि SC ST है, PW वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, महिला है, EBC है, ट्रांसजेंडर है, उनका आवेदन फीस मात्र 250 रुपये है। और अगर आप एग्जाम में शामिल होते हो तो पूरी फीस आपकी वापस आ जाएगी। इन्हीं की आएगी भाई, वो 3 कैटेगरी थी ना ऊपर, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनकी वापस नहीं आएगी, साफ पहले बता रहा हूँ मैं। और उनकी 500 रुपये फीस है, इनकी 250 है, इनकी पूरी की पूरी वापस आ जाएगी, ये बात है। लेकिन ये तभी आएगी जब आप एग्जाम में शामिल होगे। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसीज ये देख लो भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुंबई जोन में है 1096, उसके बाद चेन्नई में है 610 है, कोलकाता की बात करूँ तो 581 है, चंडीगढ़ में 512 है, गुवाहाटी में 461 है, तिरुवनंतपुरम में 411 है, सिकंदराबाद में 399 है, प्रयागराज में कितनी है 282 है। यहाँ पे कैटेगरी की देख लेना आप खुद, जैसे मुंबई में UR की 458 है, SC की 168 है, ST की 79 है, OBC की 287 है, EWS की 104 है, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार सारे जोन की यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी दी गई है। आराम से वीडियो को पॉज करो और ये देख लो। ये मैंने PDF भी है ना, ये पूरी की पूरी PDF, ये हमारे टेलीग्राम चैनल टॉक विद राजेंद्र, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा ग्रेड 3 में, जो ग्रेड 3 है ना, उसकी जोन वाइज वैकेंसी, जैसे मुंबई में 1037 वैकेंसीज है, चेन्नई में 591 है, कोलकाता में 592 है। इसी प्रकार आप सारे जोन की आप देख सकते हो, ठीक है। आपकी आंखें होगी तो आराम से आप देख लेना यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे आराम से आप देख लो। अब यहाँ पे ग्रेड 1 वाली भी वैकेंसीज है, जैसे मुंबई में मात्र 60 के आसपास है, अहमदाबाद में 37 है, कोलकाता में 29 वैकेंसीज है, ये दिख रही होगी, मालदा में 23 वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में 22 है, ऐसा ही तिरुवनंतपुरम में 21 है, प्रयागराज में 20 है, चेन्नई में 19 है, बेंगलुरु में 18 है, रांची में 17 है, सिलीगुड़ी में 14 है, गुवाहाटी में 11 है, अजमेर में कितनी है भाई 10 वैकेंसीज मात्र, गोरखपुर में 6 है, पटना 6, सिकंदराबाद 4, भोपाल 3, भुवनेश्वर 2, चंडीगढ़ 2, बिलासपुर में कितनी है 0, जम्मू श्रीनगर 0। तो ये 323 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेड, मतलब किसी को देखना है, मैंने यहाँ पे बता दी कि ग्रेड 1 में जोन वाइज वैकेंसीज, ग्रेड 3 में जोन वाइज वैकेंसीज, इसके अलावा टोटल जोन वाइज वैकेंसीज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी। लेकिन किसी को ये देखना है कि मतलब जैसे अलग अलग जोन में किस ट्रेड की कितनी वैकेंसीज है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी आसान तरीका। ये देखो टेलीग्राम चैनल है ना यहाँ पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाएगा। यहाँ पे देखो आरआरबी टेक्नीशियन 2026 ट्रेड वाइज वैकेंसी जानने के लिए यहाँ से पता करें। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये रैंक गुरुजी का है, ठीक है, रैंक गुरुजी का है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। ऐसा इंटरफेस आएगा तो नीचे एक बार स्क्रॉल कर लेना, बता देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, आपने जैसे उस लिंक पे क्लिक किया तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको इधर स्क्रॉल करना है राइट साइड में, और जिस भी ट्रेड से अप्लाई करना है उस ट्रेड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद कारपेंटर पे सिलेक्ट कर लिया, कारपेंटर पे सिलेक्ट करने के बाद फाइंड एलिजिबल पोस्ट और वैकेंसीज, ये दबा दो, मैंने दबा दिया। दबाने के बाद यहाँ पे पूरे मतलब कि ट्रेड की वैकेंसी आ जाएगी जोन वाइज, देख लेना नीचे स्क्रॉल करके। और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।